स्पीकर, आप अगर इनको मेरी तकरीर का पूरा स्क्रिप्ट दें, उसमें कोई गैर पार्लिमानी अगर अल्फाज है तो मैं यहाँ पर ही इनसे माफ़ी मांग लूँगा, ज़रा ये पढ़ ले। हाँ, हो सकता है मेरे जज्बात की वजह से कोई बात ऊंची कह गया हूँ। इसे नंबर 1 सर, सबसे पहली बात ये है कि नेशनल एक्शन प्लान पे ये कहते हैं कि 22 ऑपरेशन करने पड़े, तो वो बार बार क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि जो सीटी ड्राइव है, जिसे काउंटर टेररिज्म ड्राइव नेशनल एक्शन प्लान के तहत बनी है, जिसमें तकरीबन 20 नुकात हैं, जिन 20 नुकात में से ज़्यादातर सूबों ने पूरे करने थे, वो जिस सूबे ने जितने अदारे या वो पूरे किए, उतनी ही दहशतगर्दी उस सूबे में कम हुई है। मैं तो बिल्कुल वेलकम करता हूं कि इस डिबेट को जॉइंट हाउस में करें, अलहदा करें, इन कैमरा करें, स्टैंडिंग कमेटी में करें, केपी में करें, कहीं करें। मैं इसके लिए हाजिर हूं और वो आपको फैक्ट्स बताऊंगा, फिगर्स बताऊंगा, जो इनके फैसला आप ये खुद कर लें कि किस सूबे ने कितना काम किया। दूसरा, एनएफसी पे इन्होंने बात की, मैं ज़रा थोड़ी सी डिटेल हाउस के सामने रख दूं। सर, एनएफसी में जो अमाउंट अभी तक ट्रांसफ़र हुई है एनएफसी में, जुलाई 2010 से लेकर नवंबर 2025 तक गवर्नमेंट ऑफ केपी को 5,867 बिलियन रुपीस इनको दिए गए हैं। सर, उसके बाद इनमें एडिशनल फेडरल सपोर्ट जो एनएफसी में दी गई है, उसमें इनको मैं वो भी सर आपको बयान कर दूं। इसमें न्यूली मर्ज जो डिस्ट्रिक्ट्स का अभी साबिक स्पीकर ने हवाला दिया, उसमें अभी तक 704 बिलियन रुपीस दिए गए। जनाब स्पीकर, मैं उस कमेटी का मेंबर हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कमिटमेंट फाटा के साथ की गई थी सूबों और वफाक ने मिलकर, उसमें 2-3 चीज़ें, स्पेशली वहाँ का जो सिस्टम रवाज था, जो एक जिरगे का सिस्टम था, उसकी हम सही रिप्लेसमेंट नहीं कर सके। वो पीएम ने कमेटी बनाई सर, उसमें सर तमाम लोगों को शामिल किया गया। सर, मैं कहूँगा, फिर ये गुस्सा करेंगे, उस कमेटी में भी नहीं आते सर, उसमें भी तशरीफ नहीं लाते। मैं उसका मेंबर सर, उसमें मसला क्या है? उसमें फाटा का लिखा गया कि उसको किस तरह सर, 1 मिनट मैं पूरा कर लूं, उसके बाद सर मैंने आपके दरमियान नहीं बोला सर, इस तरह नहीं हो सकता ना, ये डिक्टेशन से तो नहीं चल सकती कि जब मैं पहले बात कर लूं फिर उसके बाद सर अगली बात सर अगली बात उसके बाद 1 मिनट तशरीफ रखें, आपको मौका देते हैं जी। सर, उसके बाद मैं जरा ये जल्दी से सारे फैक्ट्स लिए हैं। इसमें सर इसी तरह ही जो इनके आईडीपीज हैं, उसमें सर 117 बिलियन रुपीस दिए गए। उसके बाद सर डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं सर, उसमें सर 115 बिलियन दिए गए। सर, ये एतराज़ करते हैं कि हमारा हिस्सा नहीं बढ़ा। सर, 4 साल इनकी हुकूमत रही है, उसकी एडीपी और अब की एडीपी दोनों का कंपैरिजन कर लें कि क्या उस वक्त इन्होंने कितने पैसे, अपना हक उस वक्त तो नहीं रखा होगा। उसके बाद सर सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वफाक ने जो पैसे दिए हैं वो 481 अरब रुपया है। ये मैं सारे अरब पढ़ रहा हूँ सर, ये 5,867 भी अरब थे सर, ये सारे अरब हैं सर। उसके बाद सर इनको 705 बिलियन एक्स्ट्रा 1% एनएफसी का पिछले इन सालों में दिया गया, जो किसी और सूबे को नहीं मिला। सर, गुजारिश ये है, मैंने तो दोबारा, अगर मेरी किसी आवाज़ से या मेरी किसी जज्बात से मेरे अल्फाज गैर पार्लिमानी हैं तो मैं गैर मशरूत इधर माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन ये इनको ट्रांसक्रिप्ट दे दें। दूसरा, बार बार कहते हैं हमारा वज़ीर आला बड़ा पढ़ा लिखा है। जनाब, हमने तो काम देखना है। जब आपने बुजदार लगाया था, आप तो उसको भी वसीम अकरम प्लस कहते थे, आपने देखा, याद नहीं सर? यानी बुजदार भी वसीम अकरम प्लस था। ठीक है, तो इसका देखे ना, आपने फिगर्स दे दिए, मार्केट माइक खोलें। जिसने बुजदार वसीम अकरम प्लस बना दिया, वो बड़ा जी उसको कहते थे उस वक्त एक इंतहाई पसमानदा सूबे से है, वहां बिजली भी नहीं है,
वो जाते हुए पंजाब की, यानी हमने मेट्रो ऑरेंज लेन चलाई, उन्होंने पिनकी गोगी ट्रांसफर पोस्टिंग चलाते रहे। सर गुजारिश ये है 16, अब मुझे इस पढ़े लिखे नौजवान से क्या चाहिए कि केपी में वो क्या कर रहा है। ठीक है सर, मुझे एक मिनट सर, ये नौजवान केपी का सीएम बना है, उतने दिन इसने अपने सूबे का विजिट नहीं किया जितने दिन दूसरे सूबों में स्ट्रीट मूवमेंट। और भाई स्ट्रीट मूवमेंट अपने सूबे में देखो, किसमें स्कूल है, किसमें कॉलेज है, किसमें सेहत है, कहां थाना है, कहां शहीद है, किसके साथ खड़ा। और मुझे ये बताइए, कोई एक तकरीर आपने सुनी हो इस सीएम की कि मैं आया हूं, मैं सेहत, तालीम, अमन ओमान ठीक कर दूंगा। बड़ा पढ़ा लिखा है जी, बड़ा नौजवान है, और मैंने क्या करना है, मुझे काम से गर्ज है। और दूसरी, दोबारा सर, नेशनल एक्शन प्लान पे मेरे अल्फाज को साइड पर रख के इस मुकद्दस ऐवान जो कि सारे अवाम का नुमाइंदा है, पूरे पाकिस्तान का जो मुफाद है, उसके लिए जिस तरह की मीटिंग कहेंगे, ये जॉइंट हाउस कहें, ये हाउस कहें, ये स्टैंडिंग कमेटी कहें। और मेरे एक आखिरी गुजारे, खुदा के लिए केपीके के 4.5 करोड़ के लिए जब वजीर आजम दहशत गर्दी की मीटिंग के लिए बुलाएं तो आ जाया करें। ये हाउस में जब इन कैमरा या उस वक्त कोई इजलास हो, आ जाया करें। और गुजारिश ये है, किसी जगह इबहाम है, किसी जगह कोई तसीह करनी है, बेहतरी करनी है, वो करने की गुंजाइश है, करेंगे, लेकिन कौमी मुफाद और कौमी बयानिए पे दहशतगर्दी के खिलाफ इबहाम पैदा नहीं होने देंगे। और आखिरी बात दोबारा कह दूं, जिस सीएम ने कहा था, देखे ना, ये चोर की दादी में तिनका है, मैंने तो सीएम के बारे में ना उसको कोई ऐसा लफ्ज ही नहीं, मैंने तो सीएम का अभी नाम भी नहीं लिया। इनको किस तरह पता है कि किस सीएम ने किसको कहा था, क्योंकि इन्हें अंदर की बात पता है। क्यों नहीं तरदीद करते कि उसने अपने आईजी और सीएस को क्या कहा है। और ये जो मैंने फिगर्स दिए हैं एनएफसी के, दहशतगर्दी के, सीटी की ड्राइव के, वो मैं इनके सामने रखूंगा, फैसला ये कर लें। लेकिन आए पाकिस्तानी बन के, अब आए सिर्फ पीटीआई या अपनी सियासत के गुलाम ना बने, या किसी एक बंदे के गुलाम ना बने के, क्योंकि जब रियासत ब्लैकमेल होगी तो उसको कोई एनआरओ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा साहब, मैंने लड़ाई नहीं करानी है कि अब इधर से उधर से। जी जी, असद कैसर साहब का माइक खोले। बात किए ना जी, एक कमेटी बनी, एक कमेटी जो अभी ये बात कर रहे हैं, मैं इसकी करेक्शन करना चाहता हूँ। पहले वज़ीर आज़म उसका चेयर करता था, फिर फैसला हुआ कि चीफ मिनिस्टर उसका चेयर होगा, और उसमें तमाम MNAs जो है ना उसके मेंबर होंगे। उसमें फैसला हुआ, जो ये बात कर रहे हैं कि उस मीटिंग के लिए, उस मीटिंग का हेड अभी चीफ मिनिस्टर है। अभी फैसला जो उस कमेटी ने किया, उसने कहा कि जितने फंड आते हैं 70% अनगोए में जाएंगे, 30% फंड जो है ना नई स्कीम के लिए जाएंगे। अभी मियाँ साहब ने वो भी रोक के रखे हैं, वो कहते हैं वो उसने नहीं करना है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये हमें पाकिस्तान बनने का सर्टिफिकेट देंगे, मैं सिर्फ ज़्यादा पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तानी होने पे फख्र है, मुझे इसकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया जी। अमीनुल हक साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। आज असेंबली के हवाले से, असेंबली के तवस्सुत से गुल प्लाजा में जो अफसोसनाक अंदोनाक वाक़या हुआ है, इसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले जो लोग शहीद हुए उनको खराज अक़ीदत, उनके लवाकिन के दुख दर्द में शरीक, जो लोग ज़ख्मी हुए उनके लिए दुआ गो, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। साथ साथ फायर फाइटर फुरकान यस, उसको ज़बरदस्त खराज अक़ीदत कि उसने अपनी जानों का नजराना दिया, लोगों को बचाया, कई ख़वातीन को बचाया, बच्चों को बचाया, नौजवानों को बचाया, लेकिन जाम शहादत पाई। उसको ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि लाइक द फादर लाइक द सन। मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि उसके वालिद साहब ने भी बिल्कुल इसी तरीके से अपने दौर में भी लोगों को रेस्क्यू किया था और जहाँ में शहादत नोश फरमाई थी एज ए फायर फाइटर के तौर पर। तो वो जिसे कहते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, तो ये अपनी जगह पे चीज़ थी। जनाब वाला, आज से 2 दिन पहले रात के 10:15 पर गुल प्लाजा पे आग लगती है।
अफसोसनाक बात क्या है कि तकरीबन 40-45 मिनट के बाद फायर टेंडर वहां पर पहुंचता है। फायर टेंडर जिस जगह पे आग लगी थी उससे 1 और 1.5 किलोमीटर के फासले पर गार्डन फायर टेंडर स्टेशन मौजूद था। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि 40-45 मिनट कैसे लगा। आग बुझाना शुरू करते हैं, मेरा ख्याल है कुछ ही देर के बाद पानी ख़त्म हो जाता है। क्या मेरा सवाल ये है, क्या आग इंतज़ार करती है क्या पानी लेकर आओ मैं दोबारा जलूंगी? अफसोसनाक, क्या गुल प्लाजा किसी गली कोने में वाक़या था? नहीं, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन जगह एम ए जिना रोड पे वाक़या था। गुल प्लाजा से चंद कदम के फासले पर, यस चंद कदम के फासले पर डिप्टी कमिश्नर साउथ का ऑफिस था। 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर केएमसी का हेड ऑफिस था। 2 किलोमीटर के फासले पे चीफ मिनिस्टर हाउस था। अफसोसनाक बात, लोग जलते रहे, प्रॉपर्टी जलती रही, अरबों का नुकसान हो गया, पूरी रात गुजरती रही, कोई नहीं आया। आप तसव्वुर करें कि लवाकिन जो बाहर खड़े हुए थे अपने आंखों से देख रहे थे कि यस लोगों की हलाकतें हो रही हैं। एक शख्स की तस्वीर आप पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वो शीशे से लटका हुआ था और जल चुका था। ये किसकी जिम्मेदारी बनती थी? मैं अगर यह बात कहूं कि सूबाई हुकूमत की बनती थी या कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की बनती थी तो इस पे सवाल उठाया जाता है कि आप 18वीं तरमीम के तौर पे आप ये बात नहीं कर सकते। जनाबे वाला, कराची सिंध को 98% कमा कर देता है। यस, 98% कमा कर देता है। वफाक को 65% कमा कर देखता है। क्या कराची के लोगों का हक नहीं बनता कि उनको सहूलत दी जाए? मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगा। आज भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं जनाबे वाला, 81 मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी मुबारकबाद देता हूं। बिलाखिर बड़े अरसे बाद आप एटलीस्ट आपका नोटिफिकेशन हुआ, हम सब आपके साथ हैं कि बिल्कुल और हमें इस बात की उम्मीद है कि आपका जो एक हिस्ट्री है कि हक और साथ के साथ खड़े रहते हैं, मैं समझता आज भी आप कंटिन्यू रहेंगे। तो अगेन ऑन बिहाफ ऑफ जेएमके खालिद भाई ने खुद आपके पास चल के गए, आपको मुबारकबाद दी। होपफुली मामला आगे चलेंगे। यस, जो मैं बात कर रहा था कि आज भी 81 अफराद मिसिंग है, कई दर्जन अफराद हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनको रेस्क्यू कौन करेगा? जनाबे वाला इस्लामाबाद में प्रेजेंटेशन दी जाती है, 2.5 घंटे तक हम टीवी पे देखते हैं, सब अच्छा का नारा लगाया जाता है, लेकिन जो गुल प्लाजा पे हुआ इसका जवाब कौन देगा? जो गुल प्लाजा पे वाक़या हुआ इसका जवाब कौन देगा? जनाबे वाला, मैं किसी जगह पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, कोई बतन तराजी नहीं करूंगा, सिर्फ हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा। आज 3 करोड़ की आबादी कराची है। अगर हम कराची के अंदर सिर्फ और सिर्फ 28 फायर स्टेशन मौजूद हैं और आज जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 36 फायर टेंडर काम कर रहे हैं। मैं इस ऐवान के तवज्जुह से बताना चाहता हूं कि यस, इट वाज ओनली एमकेएम पाकिस्तान जिसने 2020 में उस वक्त की वफाकी हुकूमत से बात करके 52 फायर टेंडर केएमसी के हैंड ओवर किया गया था। जिम्मेदारी किसकी बनती थी? सूबाई हुकूमत की बनती थी। जिम्मेदारी किसकी बनती थी? केएमसी की बनती थी। बट इट वाज द फेडरल गवर्नमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एमकेएम पाकिस्तान कि 52 फायर टेंडर दिए गए, 2 स्नार्कल दिया गया, 2 बाउजर दिया गया। अब आज 6 साल गुजरने के बावजूद एक फायर टेंडर का इजाफा नहीं किया गया, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट उस फायर टेंडर पे नहीं की गई। अब 52 के बजाय सिर्फ 36 फायर टेंडर कराची में काम कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल करीब में कोई हादसा पेश आएगा तो उसका जवाबदेह कौन होगा? जनाबे वाला, हम शुरू दिन से ये मुतालबा करते चले आते हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में
अमेंडमेंट करते हुए मेयर को बाख्तियार बनाया जाए। क्या लाड़काना का मेयर एमक्यूएम का है? जवाब नफी में। क्या नवाबशाह का मेयर एमक्यूएम का? नहीं। कराची और हैदराबाद का मेयर किसका? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। हम इख्तियार किसके लिए मांग रहे हैं? उसी शहर के लोगों को बेहतरी के लिए मांग रहे हैं। आज कराची में 32 के करीब मुख्तलिफ वफाकी चीज़ें जिसे कहते हैं कि कंटेनमेंट बोर्ड है, किसी जगह पे केपीटी मौजूद है, किसी जगह पे पोर्ट कासिम मौजूद है, किसी जगह पे डीएच है। एमक्यूएम क्या कहती थी शुरू दिन से कि इन तमाम चीज़ों को अंडर वन अम्ब्रेला मेयर के मातहत किया जाए, और मैं समझता हूं कि इस पे किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। मेयर बाख्तियार होगा तो मेरा ख्याल है पूरे शहर में बेहतरी आएगी, न सिर्फ कराची के लिए बल्कि लाड़काना के लिए भी। इसी तरीके से जनाबे वाला बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या सिविल डिफेंस हो, इसको भी मेयर के मातहत किया जाए ताकि तमाम चीज़ों को बेहतरी लाया जा सके। ये जो वाक़या हुआ है, मैं समझता हूँ इट्स अ टोटली क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इस पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे कि किन लोगों की कोताही है, किन लोगों की गलतियां हैं, और इसको कैसे बेहतर से बेहतर किया जाएगा। जनाबे वाला, मैं बहुत पीछे नहीं जाता, सिर्फ 2 साल या 3 साल की फिगर आपके सामने पेश करता हूं। आज से 2 साल पहले कोऑपरेटिव मार्केट, जिसे हम सब, मेरा ख्याल है PMLN हो, PTI हो, ये तमाम जो अपने नौजवानी के दौर में ज़ेब-उन-निसा मार्केट ज़रूर गए होंगे कराची में, वहाँ पर आग लगती है, सैकड़ों की तादाद में दुकानें जल जाती हैं। अर्शी मार्केट फेडरल बी एरिया में दुकानें जलती हैं, मकाना जलते हैं, और तकरीबन 5 के करीब डेड बॉडी होती है। ये आज से 1.5 साल पुरानी बात है। मिलेनियम मॉल हम सब ने देखा कि सैकड़ों की तादाद में दुकानें जल गई। RJ मॉल अब से 1 साल पहले, गालिबन नवंबर 2024 की बात है, हमने देखा कि 11 डेड बॉडी निकलती है वहाँ से। और फिर गुल प्लाजा, क्या हमने माजी की चीज़ों से कोई सबक सीखा है? क्या हमने माजी की चीज़ों से अपने आप को कोई सबक हासिल करने की कोशिश की गई है? जवाब नफ़ी में है। जनाबे वाला, बात की गई कि 1021 दुकानें गुल प्लाजा में मौजूद हैं। बात की गई कि ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाता जब ये इवेंट इंसिडेंट हुआ। बात की गई कि क्राउड मैनेजमेंट कौन देखेगा। भाई सिंपल सी बात है ना, ट्रैफिक कंट्रोल करना आपकी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्राउड कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी जगह पे 10 से 21 शॉप बनाए गए हैं, उसको रेगुलेट कौन करेगा? लेबर डिपार्टमेंट करेगा, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट करेगा, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी करेगी। वो लोग, उन इंस्पेक्टरों ने अपना क्या काम किया? तो उंगली तो आपकी तरफ उठेगी ना, आपकी कोताही आपकी नजर आएगी। फिर आप सवाल पूछते, माजी की बात करते हैं। अगर माजी की बात करेंगे, मैं आज इस मौके पे नहीं करना चाहता, फिर बहुत दूर तक उंगली उठेगी। K4 की बात कर ली गई कि MQM इस पे क्या कर रही है। मुख्तसर, चूंकि बात मैं नहीं चाहता था बात करूं, लेकिन सिर्फ चंद सेकंड इस पे बात करूंगा। 2016 में K4 का मंसूबा जिसे कहते हैं कि मंजूर किया जाता, 26 अरब रुपए की लागत होती है। 50% सूबाई गवर्नमेंट को देनी थी, 50% फेडरल गवर्नमेंट को देनी थी। फेडरल गवर्नमेंट ने 13 अरब में से 12.5 अरब रुपए खर्च कर दिए, सूबाई हुकूमत ने 1 रुपया खर्च नहीं किया। अगेन 2020 में हमने उस वक्त के वज़ीर आज़म से बात की। मैं आज भी ऑन द फ्लोर असद उमर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, यस, कि उनकी भी कोशिशें शामिल थी। हमने इसे फेडरल गवर्नमेंट पे लेकर गए। हमने कहा कि ये सूबाई हुकूमत के बस की बात नहीं है, ये उसको वफाक को दिया जाए, और 26 अरब का मंसूबा 126 अरब रुपए कर दिए गए। आज 75% काम मुकम्मल हो चुका है। 1 बिलियन से ज़्यादा उस पर खर्च किया 100 बिलियन से ज़्यादा रुपये खर्च किया जा चुका है। आज भी वफाकी हुकूमत से हमने बात क्या कर रखी है कि जो रिक्वायरमेंट मुकम्मल होगी, वफाकी हुकूमत K4 के मंसूबे पे पैसे देती चली आएगी। ऑगमेंटेशन की जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी बनती है, लेकिन आपकी तरफ से 10% भी काम नहीं मुकम्मल हुआ है। मैं नहीं बात करना चाह रहा था, लेकिन जवाब मैंने दिया। मैं वाइंड अप करता हूँ।
कि हमें बुशहज़ादी की बात नहीं कर रहा, आप नहीं है क्या? मेगा प्रोजेक्ट बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? कचरा उठाना, इसको ठिकाने लगाना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? डंपर माफिया पर काबू पाना क्या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? इनक्रोचमेंट पर काबू पाना क्या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? आग से, बारिश से, ट्रैफिक जाम से शहरियों को बचाना क्या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? गटर के डगल आप देखिए, दुनिया चांद पे जा रही है, मेरा कराची में बच्चा गटर में गिर के मर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सूबाई हुकूमत की बनती है। इमारतों में सिक्योरिटी और सेफ्टी को यकीनी बनाना क्या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती? लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना क्या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती? फिर मेरा सवाल बनता है ना कि आखिर सिंध हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? मुझे बराए मेहरबानी इसका जवाब दे दिया जाए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी, कादिर पटेल साहब। नहीं है तो फिर माइक खुलेगा। शुक्रिया सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज जब मैं आपकी तवज्जुह से असम्बली के माइक पर कुछ बातें करूंगा तो हस्ब रिवायत मुझे सबसे पहले तो शुरू करना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन की मुबारकबाद से, जो कि मैं वैसे भी उनको मेरे साथ कल कराची एक ही फ्लाइट पर तशरीफ़ लाए तो बनफ्स नफीस भी हमने उनको मुबारकबाद दी, लेकिन माइक पर भी ये ज़रूरी बनता। और फिर मैं तमाम मौज़ूआत का आदा करते हुए उनकी उस तकरीर की भी बड़ी तारीफ़ करूँगा जो उन्होंने कल की, और आज उसी की कुछ झलक मुझे साबिक स्पीकर की जाने वाली तकरीर में नज़र आई। अब इन दोनों तकारीर को अगर आप इनका मजमुआ देखें, इसका निचोड़ देखें और इनका हासिल देखें तो बात यही बनती है कि हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। ये एक जुमला बनता है इसका। तो मैं कैसे समझाऊं इस बात को कि हम तो गुज़िश्ता 10 साल से आपसे यही कह रहे हैं, 8-9 साल से। ये अलग बात है कि आज आप ये कहने पे मजबूर हुए हैं कि हमें सबको मिलके चलना चाहिए, वरना हमने तो पहले रोज जब आपकी हुकूमत बनी उस वक्त भी कहा, जब कोविड आया तो मेरे चेयरमैन ने उस वक्त भी खड़े होकर कहा, जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो उस वक्त भी हमने आपको ऑफर की, जब मुल्क की मईशत पे जवाल आया तब भी हमने आपसे यही बात की, लेकिन आपने कहा कि आप चोर हो। अब सर, चोर आपके साथ क्या बात करें हम? चोर की औकात क्या होती है? चोर क्या करे, डाकू क्या करे, हमारी औकात क्या है? तो जो शाहों के काम है सर वो शाह करें, बाकी तो रह गए चोर। चोर डाकू की औकात ही नहीं होती तो वो क्या काम करेगा? ये अलग बात है कि आज आपको वो सारे चोर चाहिए भी, नजर भी आ रहे हैं, डाकू भी भाई बनने लगे, चोर भी आपको मोहतरम लगने लगे। ये हालात पर होता है। तो मैं इसमें सिर्फ यही कहूंगा कि इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब एक करारदाद थी, इस पे हमारे एक मेंबर साहब ने अभी एक तकरीर की। मुझे नहीं समझ आता कि मैं इनकी बात पे यकीन करूं या इसी पार्टी के एक एमएनए जो कि शहर कराची के नायब मेयर भी रहे हैं, डिप्टी मेयर अरशद वोरा साहब, मैं उनकी बात मानूं या इनकी बात मानूं, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। ये आपस में फैसला करके तकरीर किया करे ना, आपस में अपनी पार्टी की मीटिंग करके कि भाई मैं ये बात करूंगा तुम ये बात करना। अभी अगर मैं अरशद वोरा साहब की तकरीर को सही मानता हूं तो मुझे इन साहब की तकरीर बिल्कुल गलत लगती है, और अगर इन साहब की तकरीर को बिल्कुल ठीक मानता हूं तो फिर कल अरशद वोरा साहब गलत बात कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं खराज तहसीन पेश करता हूं फायर ब्रिगेड को, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की। वो कह रहे थे मैं खराज तहसीन पेश करता हूं वाटर बोर्ड को, जिन्होंने इतने 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 टाइम में ये काम किया, ट्रैफिक के मसाइल, उन्होंने तो सारा इस हादसे को
सर, हम सबको इंतहाई अफसोस है, हम सबको इंतहाई अफसोस है कि इतनी कीमती जानें जाया हुई और करोड़ोंपति एक दिन में बेचारे सड़क पर आ गए। अब आप कहते हैं जिम्मेदारी, आइए अब शुरू करते हैं जिम्मेदारी। क्या 1947 में कराची यही था? द आंसर इज नो। अब आए जिम्मेदारी पे चलते शुरू करते हैं। कराची का पहला मेयर, मैं तालिब इल्म था, अब्दुल सत्तार अफगानी 2 बार 5-5 साल मेयर बना। 10 साल जमाते इस्लामी कराची पे राज करती है, 10 साल। उसके बाद आगे बढ़े, लिसानी बुनियादों पे तकसीम की गई, जमातें बनी, कत्लो गरी के बाजार गर्म हुए। मेयर जो आज बार बार मासूमियत का इजहार करते हुए खिताब कर रहे थे, वही साहब बने 10 साल। बाबू भाई, हम तो बाबू भाई कहते हैं प्यार से, उन्हें, हमें बड़ा प्यार है उनसे। और वो तकरीर ऐसे करते हैं जैसे कि वो कराची या पाकिस्तान में आए हुए उन्हें हफ्ता हुआ हो, और वो बड़े हैरान है इस मुल्क और शहर को देख के, जबकि हकीकत यह कि वो 10 साल वही आदमी कराची का मेयर रहा है। अब 10 और 10 हो गए 20। अब आगे चले, आइए, अब फिर आ गए जनाब, फिर जमात इस्लामी, नेमतुल्लाह खान। आज जमात इस्लामी सदका लेती है, चंदा लेती है, फितरा लेती है, खाले तो सारे ही उतारते, वो खाले भी लेती है, और सारे पैसे कराची पे बैनर पोस्टर लगाने पे खर्च कर देती है। कहती है निजाम बदल दो। अरे क्या, हम कहते हैं भाई ये काम ही बदल दो, ये काम ही गलत है। अब 25 साल हो गए नेमतुल्लाह साहब को मिला के, अब और 5 साल चले। कौन था? हमारे इसी जमात के इंतहाई मोहतरम वफाकी वजीर साहब, वो मेयर कराची थे। फिर कौन था? एक और भाई जो मेरे साथ एक नाजायज केस में बंद भी हुए, वसीम अख्तर साहब, 5 साल वो थे। तो 35 साल, कितने? 35 साल इन दो जमातों ने, जमात इस्लामी और एमक्यूएम, अब एमक्यूएम को आप जो भी बना लें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, महाजर कौमी मूवमेंट, मुझे क्यों मारते हो, मैं क्यों मतलब जो बना लें, और फिर लंदन, फिर पीराबाद, फिर हैदराबाद, फिर बहादुराबाद, फिर पता नहीं क्या कुछ। लेकिन 35 साल इन दो जमातों ने कराची को इस हाल पे पहुंचाया। अब इसमें अगर किसी को कोई इनकार है कि 35 साल इन्होंने हुकूमत नहीं की कराची पे, या कराची इस हाल में इस 35 साल के बाद नहीं पहुंचा, तो हर जगह, हर वक्त, हर मनाजरे को मैं तैयार हूं। इतने सानेहात का जिक्र किया, आग यहां लगी इतने लोग मरे, आग यहां लगी इतने लोग मरे, आग यहां लगी इतने लोग मरे। मुझे यह बताया जाए कि कराची में आग लगने का सबसे बड़ा सानिया कौन सा था? जिक्र ही कोई नहीं। 360। अब आप बताएं कि ये भूल गए थे या जानबूझ के जिक्र करना नहीं चाह रहे थे, या चोर की दाढ़ी में तिनका था। अब इन तीनों चीजों के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। अब आइए जनाब गुल प्लाजा पे, फिर कहूंगा जिनका नुकसान हुआ हम उनके साथ भी खड़े हैं, और ये पहली बार नहीं, पूरा पाकिस्तान गवाह हो ना हो, कराची गवाह है कि इससे पहले टिम्बर मार्केट में लगने वाली आग, जिस तरह हुकूमत सिंध ने
फुल कंपनसेट किया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल कहीं नहीं। और इस तरह के कई वाकयात हैं, मैं एक वाकये के तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह अभी हुआ कि पिक एंड चूज, मैं गुल प्लाजा का तो जिक्र करूं, फैक्ट्री का बल्दिया की ना करूं, नहीं, मैं सबका जिक्र करना चाहता हूं। मैं ना चोर हूं, ना मेरी दाढ़ी है और ना मेरा उसमें तिनका है। अब आइए जनाब, आप कहते हैं कराची वफाक को इतना, आप ये क्यों नहीं कहते कि सिंध वफाक को 65% देता है? आपने अल्ताफ हुसैन को तो धकेल दिया, उसे बुरा बना दिया, लेकिन उसके फलसफे पर आप आज भी अमल पैरा हैं। उसने तकसीम की सियासत की, उसने 30 साल कत्लो गारत कराई कराची में। आज अब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गालियां बक रहे हैं उसको। खुद आप कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया उसने, लेकिन नफरत की सियासत और फलसफे अल्ताफ से आप आज भी अलग नहीं हुए। आप उसी आंख से देख रहे हैं कि जी कराची, ओ भाई कराची सिंध का एक शहर है, कराची सिंध का एक शहर है। आप कहें कि सिंध वफाक को 65% देता है, आप आए हमारे साथ मिलके जो सिंध के हुकूक हैं वो वफाक से मांगे। आप आए हमारे साथ मिलकर जद्दोजहद करें कि जो वफाक सिंध के साथ सोतेली माँ वाला सुलूक करता है, तो आप भी सिंध में रहते हैं, मैं भी सिंध में रहता हूं, आए हम मिलके सिंध की जंग लड़े। नहीं, आप ये कभी नहीं करेंगे। और आप कहते हैं सूबाई हुकूमत, सूबाई हुकूमत। ये पहली बार है कि आप हमारे साथ शामिल नहीं हैं। आप तो हर बार हमारे साथ हुकूमत में शामिल रहे हैं, सूबाई में। हर बार अगर हम पे कोई जिम्मेदारी आती है तो वो आप पर भी बराबर आती है। अब आपको सर मैं वो दिलचस्प बात बताऊंगा जो इस ऐवान के लिए भी शायद नई होगी। ये गुल प्लाजा एक मंजिल इमारत थी, एक मंजिल। उस वक्त हमारा मेयर भी नहीं था और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी नहीं थी। अल्ताफ हुसैन का गनमैन गार्ड, हिस्ट्री बता रहा हूं आपको ऐवान में, गोगा, उसका नाम था शुएब गोगा। वो टीवी पर भी आकर इंटरव्यू दे चुका है। ये एक मंजिला इमारत को जबरन उसने 2 मंजिला, फिर 3 मंजिला, फिर 4 मंजिला, फिर बेसमेंट खत्म करके गोडाउन बनाए। एक दुकान को 2 में तकसीम किया, छोटी छोटी दुकानें बनाई, चलने का रास्ता नहीं। ये सब उस दौर में हुआ जब हम ना मेयर थे, ना हम सिंध गवर्नमेंट में थे। सब कुछ किसी और के हवाले था। 100 आदमी रोजाना इशारे पे कत्ल हो जाता था। शाम को पूछा जाता था स्कोर कितना हुआ है। ये उस वक्त बना है। ये गुल प्लाजा उस दौर की निशानी है जो आज आपको आईना दिखा रहा है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। आज जो वहां मेरे मासूम 60 या 70 अफराद उस मलबे में दबे हुए हैं, उनकी रूहें बद्दुआ दे रही हैं उस वक्त आपको कि जब वो कराची के कातिल गलियों में दंदनाते फिरते थे और इस तरह के नाजायज प्रोजेक्ट बनवाते थे जिससे कोई ना बाहर निकल सकता है इमरजेंसी में, ना अंदर दाखिल हो सकता है। आज भी ऐसी कई इमारतें और भी मौजूद हैं और अगर आप उनके बनने का टाइम, सन और साल देखें तो आपको पता चल जाएगा कब कौन कहां किस कुर्सी पे बैठा था। कहां से आई ये चाइना कटिंग? कराची की इम्यूनिटी कहां गई? किसने बेची? पार्क ग्राउंड हमारे किसने खत्म किए? प्लाटिंग किसने की नाजायज? सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है ये। अच्छा, क्योंकि जब मैंने कहा ना कि ये 2 जमातें,
जमात इस्लामी और एमक्यूएम ये एक दूसरे के कामों को अच्छी तरह जानते हैं, तो यही सुप्रीम कोर्ट में भी जमात इस्लामी गई हुई है कि जी ये चाइना कटिंग करते थे, और उन्होंने बहुत हद तक ये साबित भी कर दिया है। और इनका मौकफ है कि नहीं जी ये जमात इस्लामी करती थी, हमारा इसमें कोई जिक्र नहीं। अब 35-36 साल के बाद आज जब पहली बार कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला, और हैरानगी की बात है कि जो लोग कहते हैं कराची हमारा, इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट के डर से कि हमारा काउंसलर भी नहीं जीतेगा। ये खौफ का आलम था, हमने मिन्नतें की, खौफ का आलम था, हमने मिन्नतें की कि बल्दियात के इलेक्शन में हिस्सा लो, हालांकि हमारे आप खिलाफ हो, लेकिन खुदा के वास्ते आओ। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमें मीटिंग में उस शख्स ने कहा भाई हमें बख्श दो, इलेक्शन या तो पोस्टपोन कर दो या खुदा के वास्ते हमें इलेक्शन में मत ले आओ, हमारी पोजीशन ऐसी हो गई हम एक काउंसलर नहीं जीत सकते। ज्यादा बात होगी तो फिर मैं नाम भी ले लूंगा, सब कुछ बता दूंगा। तो जो इलेक्शन का बाइकाट करे उसमें हिस्सा न ले और पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिले, तो 35-36 साल पुराने ये गोश्त नोचने वाले गिद्ध कहें कि भाई अब तो ये भी खत्म करो 18वीं टर्म, अब तो ये भी जुल्म हो गया, अब तो वो भी जुल्म हो गया, और अब तो सब कुछ आप ठीक करके दो, और आपने तो ये, वो खुदा के बंदो, कुछ वो ख्वाजा साहब सही कहते, कोई शर्म होती है, कोई हया होती। आप देखें कि आपने, अच्छा आपको इतने कवानीन मंजूर कराने थे, आप हर हुकूमत में रहे, आपके अपने लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो अल्ताफ हुसैन को गालियां बक रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं सुन तो लें, कि जब आप हुकूमतों से बार्गेनिंग की पोजीशन में होते थे, जब आप इस पोजीशन में होते थे कि जिस तरफ जाएं उसकी हुकूमत बने, आपने क्यों ये कवानीन पास नहीं कराए? उसने खुद इस बात का इकरार किया कि हम खाने कमाने और लूटने में लगे हुए थे। हमने मुहाजिर कौम को 100 साल पीछे धकेला, खुद आपने इतराफ किया है। मैं कोई बात खुद से नहीं कर रहा, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के आपको दिखा रहा हूं आईने की तरह। मैं यहां पर की गई डिप्टी मेयर की तकरीर उठाकर दिखा रहा हूं आपको आईने की तरह। और एक तीसरी चीज मैंने आपको याद दिला दी, सानेहात का जिक्र आपने किया, सानेहात हादसात का जिक्र आपने किया। इतने बड़े सानेह का जो जंजीर दरवाजे पे ताला लगाकर 360 लोग मरे, सामने लोग देखते रहे, वो जलते हुए मरे, किसी को मदद नहीं करने दी गई, और जब सब मर गए तो नीचे कैंप लगा दिया। उसका आपने जिक्र ही नहीं किया। और उसमें सजाए मौत किसको हुई, जरा उसका भी नाम लेना। सेक्टर इंचार्ज एमक्यूएम, क्यों नहीं कहते आप? उस साने का नाम क्यों नहीं लेते? हर सानिया गिनवाया ना आप। तारीख कराची पे एक सेमिनार रखे, वो हमारी बच्ची बुशरा जो हादसे का शिकार हुई, उससे लेके आज तक कि कराची में किसका क्या रोल रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि अब कराची आपके हाथ में नहीं, अब आप कराची के दावेदार न बने। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास कराची आया है, जादू की छड़ी हमारे पास भी नहीं। मैंने गुल प्लाजा का भी बताया किसने कब और कैसे बनाया, और इस तरह की दूसरी इमारतें, उसमें भी ये हादसात होने के पूरे चांस है। हमदर्दी है हमें उन लोगों के साथ, हम उन्हें कंपनसेट भी हम करेंगे। गलती आपकी है, बिल्डिंग आपने बनाई, अब कहते फायर। आपको पता है सर, केएमसी के फायर स्टेशन के अमलों में से 200 से ज्यादा टारगेट किलर पकड़े, जो तनख्वाह फायर टेंडर की लेते थे लेकिन करते थे टारगेट किलिंग।
मैं जितनी तफसील में जाऊंगा शायद तलखी में चला जाऊं। मैं और महकमों की बात नहीं करता, मैं कहता हूं कि देखें, आप और हम एक जगह रहते हैं, हमारी गलियां, हमारी सड़कें, हमारे मसाइल साझे हैं। आप कहते हैं कराची में गटर में बच्चा गिर गया, इंतहाई अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आप मुझे ये बताएं कि वो किस टाउन और किस यूसी में गिरा। अब अगर कराची की हर गली के अंदर ढक्कन लगाने का काम भी मेयर का है, तो मैं समझता हूं वो मेयर इंसान नहीं जिन हो सकता है। खुद आप कहते हो 3 करोड़, मैं कहता हूं 3.5 करोड़ का शहर है कराची, और वो बच्चा जहां गिरा वो टाउन भी जमात इस्लामी का, वो यूसी चेयरमैन भी जमात इस्लामी का। अब वो गली में बच्चा गिरा तो कसूर पीपल्स पार्टी का। थोड़ा सा तहकीक तो कर ले, क्योंकि आपको तनकीद हम पे करनी है। अब मैं अपने क्लोजिंग की तरफ आते हुए सिर्फ एक बात करना चाहूंगा। बहुत हो चुका ये एक दूसरे पे इल्जाम तराशी, किसी मसले का हल नहीं। सब मिलके बैठे, अचकजई साहब भी यही कह रहे हैं, असद कैसर साहब भी यही कह रहे हैं, तो आप भी यही कह दें कि सब मिलके बैठे। इसमें आपकी बकाए मैं आपको बता रहा हूं, खुलकर बात कर रहा हूं, पीपल्स पार्टी के हलके कराची में महफूज हैं। जिन हलकों पर दूसरी पार्टियां सबकत ले गई वो सारे के सारे आपके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जीतता कोई मलीर में हमसे। आओ धांधली ना करो, लहरी जीत के दिखाओ, आओ धांधली ना करो, केमाड़ी जीत के दिखाओ। नाज़बाबाद आपसे कोई ले गया, फेडरल बेरिया आपसे कोई ले गया है, क्लिफ्टन आपसे कोई ले गया है। हकीकत का सामना करें। अब आप अपने बका की जंग लड़ें, और इस जंग में हम ही आपको काम आएंगे। तो किसी ऐसी अंधेरी गार में ना चले जाएं कि जिससे आप वापस ना आ सकें। सर, इंशाल्लाह ताला सिंध गवर्नमेंट इज फुली कमिटेड। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन एकदम नहीं होता। सर, हादसे होते हैं। ये इतना कंजेस्टेड था, इसमें मटेरियल सारा प्लास्टिक, इसमें सारा केमिकल वाला मटेरियल, कपड़ा। इसको कंजेस्टेड बनाने की हिस्ट्री में बता चुका, किसने बनाया, क्यों बनाया, किस दौर में बनाया, सब बता चुका। वोरा साहब ने खुद कहा कि जी पूरी कोशिश वाटर बोर्ड ने की, पूरी कोशिश फायर टेंडर्स ने की। सानिया हुआ है बहुत बड़ा, और जिस पे बेहद अफसोस है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट इज फुली कमिटेड। जिस तरह पहले किया, इस हादसे को रिवर्स तो नहीं कर सकते। ये कोई फिल्म तो नहीं जिसको आप रिवाइंड करें। उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो, लेकिन इसको जो कुछ हो जाता है उसके बाद आपका अमल दिखाता है कि आपकी नीयत क्या है। इंशाल्लाह इसको फुली कंपनसेट करेंगे। और ये दरखास्त है कि कराची पर बात करने से पहले तारीख कराची भी पढ़ लिया करें, और कराची किन किन मराइल से गुजरा और क्यों गुजरा ये भी देख लिया करें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर। शुक्रिया जी। शरियार अफरीदी साहब, ये काइंडली मेंबरान से गुजारिश है कि अभी हम अजैन करेंगे हाउस, तो जो अगर 3-4 स्पीकर्स हैं उनको बुलवा लेते हैं, तो काइंडली टाइम का रखें तो ज़्यादा लोग बोल सकें। जी जी बोले। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, तमाम तारीफ़ें
रब की और कर बहा दरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। सबसे पहले मैं पाकिस्तान का एक सपूत, बलोचिस्तान का सपूत, और आज जी ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें, हाउस एंड ऑर्डर करें। तशरीफ रखें। पटेल साहब पटेल साहब बाकी नहीं सुनीदा है, बाकी तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी बोले अफरीदी साहब। जी, मैं सबसे पहले कल बहुत खुशी हुई कि 5 माह बाद पाकिस्तान का एक सपूत, बलोचिस्तान का एक सपूत महमूद खान अचकज़ई साहब को, ये जो मेरे सामने कुर्सी है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऑपोजिशन और बिलखसूस इमरान खान साहब और उनकी टीम ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया था, वो रब ने कल उसको रियलिटी, हकीकत बनाया। तो मैं महमूद खान अचकज़ई साहब, आपके और मेरे रिवायात एक हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह आपको इस मुल्क जो कलमे के नाम पे बना है, और ये वो मुल्क जो इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों के लिए एक एग्जाम्पल होगा बेस्ट प्रैक्टिसेस का, और कौमें सीखेंगी इंशाअल्लाह। आप इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, इस मुल्क के पार्लिमान के तकद्दुस के लिए, इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के वो तमाम इकाइयों के जो बुनियादी हकूक़ हैं, और फिर बिलखसूस जो इमरानी मुआहदा हुआ है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रियासत का बासी के साथ, उसके लिए, और इमरान खान साहब जो अपनी ज़ात की बात नहीं करते, वो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, उसके लिए आप अपना कलीदी रोल अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा डिप्टी स्पीकर साहब, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इतनी सीजन पॉलिटिकल पार्टीज हैं के मेंबर हैं, और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमने इनको बड़े गौर से सुना और सुनते हैं, लेकिन अगर आप ऑर्डर ऑन द हाउस कर दें तो आई विल बी ग्रेटफुल, बिकॉज ये मैसेज बड़ा नेगेटिव जा रहा है। आई रिक्वेस्ट जी। बोले जी ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। जी बोले अफरीदी साहब प्लीज। डिप्टी स्पीकर साहब, जो कुछ कराची में हुआ, मैं ब्लेम गेम में नहीं जाऊंगा। सोशल कंप्लायंस और सेफ्टी मेजर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमंस, ह्यूमन डिग्निटी, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, ये इस मुल्क में इसको मनोअन इस पर काम क्यों नहीं किया गया? 18th अमेंडमेंट के बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनके अंडर ये जो कंफ्यूजन है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, बायलॉज को इंप्लीमेंट ना करना, एक दूसरे को लेट डाउन करना, और अभी हमने सुना जो भी कहा गया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पैसे का ज़िया वक्ती तौर पे इसकी तकलीफ होती है, ये रिकवर हो सकते हैं, लेकिन बल्दिया टाउन से नहीं सीखा, कोई ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिया गया जिससे पाकिस्तान के अवाम और तमाम इकाइयों के बासियों को उनके हकूक और बिलखसूस उनके जो जेन्युइन राइट्स हैं और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, उसको यकीनी बनाना, उसके लिए कभी सोचा नहीं गया। आज वो तमाम सोचें जो ज़ात के लिए लगी थी, वो एक्सपोज हो रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से मेरे मुल्क के पाकिस्तान के बासियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी तरह तीरा में, कुरम एजेंसी में, औरंगज़ई एजेंसी में, नॉर्थ वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में, मोमंद में, पूरा मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स एक्स फाटा में IDPs की इस्तिलाह इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, अंदाजा करें डिप्टी स्पीकर साहब कि खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक,
F6 में, F7 में, गुलबर्ग लाहौर में, कराची डिफेंस में, मस्जिदों में ऐलान हो जाए कि फौरन घर खाली करें, मिसक्रिएंट्स आ गए हैं, मसाजिद, घर, मालो बता, बच्चे, कोई कहां पे है, सब कुछ खाली करें और निकलें, और फिर उनके लिए कोई रिहैब का प्लान ना हो, उनको ओनरशिप ना मिले, उनको निकालने में तो जल्दबाजी की जाए, फिर वो कैंपों में रहें, उनकी इज्जतें, उनकी गैरत, उनकी बुनियाद, उनके रिवायात, उनके अक़दार, उनकी इज्जत नफ्स की दर्जिया बिखेरी जाए, लेकिन एहसास ना हो। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट जब 5, 4, 3, 7, 8, 10 साल बाद रिहैब की बात आए, सन 2014 को एपीएस का फियास्को हुआ, 126 दिन का धरना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने सब कुछ छोड़ा, गए, उसमें पार्टिसिपेट किया, पूरी कौम उससे बाखबर है, और उसके बाद 20 नुकात नेशनल एक्शन प्लान। 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत थी, डिप्टी स्पीकर साहब एज मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इंटीरियर, हमने 20 नुकात के लिए एडवाइजरी काउंसिल्स बनाए। हमने कहा कि सब मिलकर इस पर काम करेंगे। उसके बाद 2611 किलोमीटर का बॉर्डर, इसकी फेंसिंग करनी थी। कारखाना, ना बिजली, ना गैस, ना बुनियादी सहूलियात। आज पाकिस्तान के आईन के मुताबिक उनको 3 चीजें मिली थी। अब जब मर्ज हुआ, 3% फ्रॉम डिविजिबल पूल का वादा किया गया उनको दिए जाएंगे। आज फिगर्स दिए गए कि इतने इतने पैसे दिए गए, वहां पे फॉरेंसिक नहीं है, वहां पे सीटीडी नहीं है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट में एमएनएज, इलेक्टेड एमएनएज, दे कांट मूव एन इंच, वहां पे कंट्रोल किसका है? आप इल्जाम लगाते हैं सूबाई हुकूमत पे। तो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा और उसका हल्का, आप एक कौमी जरगा 21 पार्टियां उसमें शरीक होती हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, आपकी सूबाई क़यादत उसको साइन करती है, और फिर यहां पे आप कुछ और बात करते हैं। अमीर मकाम साहब और इख्तियार वली साहब और इसी तरह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुछ और बात करते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूं कि आप तमाम इकाइयों के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते? ये जो डंडा है, ये जो, याद रखें, ये जो आज जिस लबो लहजे से आप बात कर रहे हैं, ये लबो लहजा, ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन यू विल रिग्रेट। तलाल चौधरी साहब, आपने कोई बात करनी है रियासत के की स्टेक होल्डर के नाते, मैं आपके हवाले से कोई बात नहीं करूंगा। आप में आजिज़ी आनी चाहिए, एंगेज करें, जो भी खदशात हैं उनका हल ढूंढें। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अपोजिशन की प्ली क्या है ऑपरेशन के हवाले से? इन्होंने कहा कि फौज के जवान शहीद, उनके साथ जो बेहुरमती की गई, अफवाज पाकिस्तान के लिए मेरा लीडर कहता है मेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान की है। अफवाज पाकिस्तान हमारी खैरत, हमारी इज्जत है। डिप्टी स्पीकर साहब, रोजाना के बेस पे फौजी, सिविल आर्म फोर्सेस, सिविलियंस
ड्रोन और मुख्तलिफ तरीकों से टारगेट किलिंग से क्या क्या नहीं हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी क्या कहते हैं कि आपने अगर ऑपरेशन करना है 2611 किलोमीटर बॉर्डर को गार्ड करने के लिए सोवियत इन्वेजन ऑन अफगानिस्तान एक फौजी नहीं था, यही कबाइल आपके लिए सीसा पिलाई हुई दीवार बने थे। आपने उनको क्या किया? आपने उन मिस्क्रिएंट्स जो पाकिस्तान की जमीन, पाकिस्तान के मसाजिद, मदारिस, इमाम बारगाहें, खानकाहें, पाकिस्तान के मासूम निहत्ते पाकिस्तानी और फिर मेरे अफवाज पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेस को जो टारगेट करते हैं वो खारजी, उनका मुकाबला इन कबाइल से करें। वहां पे रिवायात हैं, जरगा सिस्टम है, और अफगानिस्तान ड्यूरल लाइन के उस तरफ वो भी कबाइल पश्तून है। जब ये बैठेंगे तो मसले का हल निकलेगा। क्या वजह थी कि 2018 में खान साहब की हुकूमत से लेकर एंड तक अप्रैल 2022 में एक ड्रोन नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर एग्जाम्पलरी, कोई ऐसा वाकया नहीं होता। तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, खुदा के लिए कौम को नेगेटिव मैसेज ना दें। ये पार्लियामान पूरे पाकिस्तान की इज्जत और बुनियाद है। आप जब बिजली गैस प्रोड्यूस करने वाले वो अजला जो KPK के हैं, फोर्स लोड शेडिंग, उनके बुनियादी हकूक, नेशनल फाइनेंस कमीशन में 19.6% मेरा शेयर है। मुझे जब आप हर चीज में 223 अरब रुपए आपसे डिमांड हो और आप मुझे 54 करोड़ रिलीज करें, ये क्या मैसेज है? आप कहना चाहते हैं कि बिजली के हवाले से ये अवामी नुमाइंदों को प्रेशराइज किया जाए, उन पर फोर्स लोड शेडिंग की जाए, उनका जो ड्यू राइट है उससे उनको डिप्राइव किया जाए ताकि अवाम मुतनफर हो इमरान खान से। ये वो तमाम हरबे हैं जिसमें हम नाकाम हो चुके हो। खुदा के लिए सबको साथ लेके चलें, सबको इज्जत दें, इसी में पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। डिप्टी स्पीकर साहब, एक और पॉइंट, मेरा सवाल ये है कि जो आज PTI पर तनकीद कर रहे हैं, क्या ये भूल गए हैं इनके माजी के स्टेटमेंट्स इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की? मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। शुक्रिया, बस आपको मौका दिया वाइंड अप करने का। नहीं, अभी इस तरह ना करें, इधर ये पार्टी हेड्स बैठे हुए हैं, इनको भी आखिर मौका मिलना चाहिए जी। तो इसलिए मैं अभी 3 इधर इस साइड वालों को दे रहा हूं टाइम जी। अफरीदी साहब का माइक खोलें। मैं सिर्फ आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लें। आपको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है कि वो इनके गारंटर होंगे। इलामा राजा नासिर अब्बास साहब को भी आज सेनेट में ऑपोजिशन लीडर एक्सेप्ट करके उनको आज उनके अल्हम्दुलिल्लाह जो जिसके लिए 5 महीने में इंतजार करना पड़ा वो इनको एंगेज करें। इमरान खान साहब ने इनको जिम्मेदारी दी है, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी कानून और आईन की बालादस्ती पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, कभी भी जात की बात नहीं करेंगे। और आपने कहा कि जी क्या हुआ, बुजदार ने क्या किया, तो आपके पास अदालतें हैं, कानून आपके पास है, मेक देम पेनलाइज। शुक्रिया। बदनी साहब जरा ब्रीफ प्लीज। शुक्रिया जी, हो गया, शुक्रिया हो गया जी। एक तो 3 दफा मौका दिया आपको साहब, आप भाई हैं, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। इतना पहले मैंने आपको इशारा किया, फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि दूसरे 2 लोग बोलना चाह रहे हैं। 1 मिनट, बदनी साहब तशरीफ रखें जी। अफरीदी साहब वाइंड अप करें प्लीज, 30 सेकेंड्स। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, इस पार्लियामान के तकद्दुस के लिए, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के अंदर कानून और आईन की बालादस्ती के लिए, इस मुल्क के नौजवानों के लिए, इस मुल्क के इदारों के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, खुदा के लिए सबको साथ लेके चलें। हम सब यूनाइट होंगे तो मोदी को भी मैसेज जाएगा, एंटी पाकिस्तान फोर्सेस को भी मैसेज जाएगा और पाकिस्तान का फ्यूचर भी इंशाल्लाह सेफ हैंड्स में होगा। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव इमरान खान। जी बदनी साहब,
शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। एक तो माशाल्लाह एक तरफ पीपल्स पार्टी है तो एमक्यूएम के बारे में बात करता है, एमक्यूएम है तो पीपल्स पार्टी के बारे में बात करता है, पीटीआई है तो नून लीग के लिए बोलता है, नून लीग है तो पीटीआई के लिए बोलता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान के इस पूरे असम्बली में टोटल 16 मेंबर है जिनको मौका नहीं मिलता, और इस ना मौका मिलने की वजह से हमारे एक बुजुर्ग पहले ही असम्बली छोड़ के चले गए। लगता यही है कि बाकियों को भी खुदाफिज करने की कोशिश हो रही है। कराची में जो सान्या हुआ, कराची में जो वाक़या हुआ, उस पर बड़ा अफसोस होता है इंसानियत को। और हम अपने आप को एक मुल्क कहते हैं, और हमारा जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर जिसमें हम सोचते हैं कि शायद दुनिया की सारी सहूलतें हों, जो सहूलतें हम कराची, इस्लामाबाद, पेशावर में देखते हैं वो हमें बलूचिस्तान के किसी कोने में नज़र नहीं आता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब ऐसे वाक़यात होते हैं वहाँ हम उस बात पे फ़ख्र करते हैं कि अगर बलूचिस्तान में एक वाक़या होता है तो उसके लिए लोग अपने जाने कुर्बान करके उस आग को बुझाने के लिए, उसका मिसाल नौशकी का शहर है जहाँ एक ड्राइवर को बचाने के लिए 16 बंदे वहाँ शहीद हुए। बहरहाल अल्लाह ताला किससे क्या काम लेता है, इस बात पे भी मुझे फ़ख्र है कि जमीयत उलमा इस्लाम के जितने भी सालात थे वो कराची पहुँचे और कराची में इस वाक़या में जितना उनसे मदद हो सकता था कर रहे थे। दूसरी जानिब मैं बलूचिस्तान की तरफ जाता हूँ तो बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा टैक्स पेयर है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब वज़ीर बिजली साहब से बात करते हैं कि जी हमारे पास बिजली नहीं है तो कहते हैं जी बलूचिस्तान वाले बिल नहीं देते। वो भाई हम आपको टैक्स प्रॉपर दे रहे हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, आप FBR का रिपोर्ट चेक करें। गैस की बात करते हैं, वो कहते हैं जी गैस के मीटरों में टेम्परिंग है इसलिए हम गैस नहीं देते हैं। गवादर में पानी की बात करते हैं, कहते हैं जी अब तक प्रॉपर काम स्टार्ट नहीं हुआ तो लिहाजा वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको पानी नहीं देंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, रेकोदेक, सेंदक, सियादक, वो सब मेरे हल्के में और चागी में काम स्टार्ट है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने में मेरा ज़िला सबसे ज़्यादा जो गुर्बत है वो ज़िला चागी में है, वो ज़िला नौशकी में है, वो खारान में है, वो वाशक में है। लेकिन अफसोस के साथ ये भी मैं कहूँगा ऐवानों में बैठे हुए तकरीरें बड़े मज़ेदार होते हैं, और जब इंसान हुकूमतों में होते हैं ना उनकी आंखें यहाँ होती हैं, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो लोगों के घरों पे, उनके दरों पे जाते हैं। बाखुदा बलूचिस्तान के गरीब बंदे का, गरीब इंसान का बदवा से ये नहीं बचेंगे। आज ताकत आपके पास है, आज सहूलतें आपके पास है, आज इख्तियारात आपके पास है, लेकिन बलूचिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान में बेरोजगारी इस वक्त सबसे ज़्यादा है। हमारा रोज़गार बॉर्डरों के साथ मुंसलिक था, हमारे सारे बॉर्डर्स बंद किए गए, ना वहाँ हम लीगल ट्रेड कर सकते हैं ना कुछ और। दूसरी जानिब मैं अपने हल्के का कहूँ, मेरे हल्के में 300 किलोमीटर अफगान बॉर्डर और 600 किलोमीटर ईरान बॉर्डर मेरे साथ लगता है। इसके बावजूद हमारे लोग 800, अब जुल्म इस बात का कि मेडिसिन लेने के लिए माशकेल का बंदा उसे कोयटा आना पड़ेगा 800 किलोमीटर सफ़र करके, या जहाँ ईरान का जो करीबी शहर है वहाँ से वो 10 किलोमीटर है। तफ्तान का बंदा 1200 किलोमीटर सफ़र करके अपने लिए खुराक के लिए उसे कोयटा आना पड़ेगा, जबकि मीर जावा तफ्तान से टोटल 13 किलोमीटर है। हमें ये बताया जाए, हमें ये समझाया जाए, अगर हमें सहूलतें नहीं देते हैं, फ्यूल पे पाबंदी है, मुल्क की मैशत तबाह हो रही है जी, हम फ्यूल को बंद कर दें। वो भाई मुझे बताओ तो सही, बलूचिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट में आपका PSO का या कोई और प्राइवेट पेट्रोल पंप चल रहा है? एक फ्यूल स्टेशन है ही नहीं, और आप कहते हैं वहां से भी फ्यूल ना है। पहले उनके लिए फ्यूल का बंदोबस्त करके तब बॉर्डर्स बंद करें। दूसरी जानब यहाँ जो बड़ी पार्टियां हैं, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है या PTI है, आप यकीन करें बलूचिस्तान के खैरख्वाह नहीं है, बलूचिस्तान के लिए सिर्फ अफसोस करते हैं। और हमेशा जो भी गवर्नमेंट में आता है वो बलूचिस्तान से माफ़ी मांगता है कि जी बलूचिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हुई। मेरे भाई, हमें हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। मेरे नौजवान पढ़े लिखे, उनको नौकरियों की ज़रूरत है।
मेरे लोग बिजनेस करना चाहते हैं। आज रेकोदिक पे काम हो रहा है, मेरा N40 पे रोजाना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कि जी यहाँ से बड़े बड़े ट्रॉले जा रहे हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, जहाँ हमारे कीमतें जाने ज़ाया हो रही हैं। दूसरी जगह खारा माशकेल रोड है, जिससे हमारा फासला कम हो जाता है 700 किलोमीटर का। मैं बिल्कुल सही, एक तो मसला सबसे बड़ा ये है कि नंबर भी बलोचिस्तान का आखिर में आता है और बात भी आप हमें 5 मिनट और 7 मिनट करने देते हैं। यहाँ लोगों ने आधा घंटे बात की सिर्फ एक दूसरे को ठोक मारने के लिए। यहाँ आधा घंटा लोगों ने बात की सिर्फ टोंट करने के लिए। यहाँ लोगों ने बात की एक दूसरे को बेइज्जत करने के लिए, लेकिन बलोचिस्तान वाले बलोचिस्तान की हक के लिए बात करना चाहते हैं। शाह साहब, खुदा के लिए, बलोचिस्तान को रोज हर टीवी चैनल पे आता है कि बलोचिस्तान हमसे जा रहा है। वो भाई किन वजूहत की वजह से जा रहा है? बेरोजगारी की वजह से जा रहे हैं, भूख की वजह से जा रहे हैं। टैलेंट हमारे लोगों में है, उनको मौके दे। आज मैं आखिरी बात मैं आखिरी बात सिर्फ है कि एजुकेशन के लिए फेडरल गवर्नमेंट जितने भी हमें स्कॉलरशिप्स दे सकता है बलोचिस्तान के लिए दे। हम बलोचिस्तान वाले मेहनत वाले लोग हैं, हमें किसी एड की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी खैरात की ज़रूरत नहीं। वो वसाइल अल्लाह ताला ने मेरे मुल्क में दिए, मेरे सूबे में दिए, मेरे हल्के में दिए, कि हमें किसी को खैरात उससे लेने की नहीं। हम इस काबिल हैं हम उनको खैरात दें, लेकिन हम पे वो सारे मौके बंद किए गए हैं। हमारे लोग सारे दरपदर हो गए। हमारे स्टूडेंट्स अगर पंजाब में पढ़ रहे हैं तो उसे पंजाब से उठाया जा जी। नूर आलम साहब, हमारे स्टूडेंट्स से उठाया जा रहा है। ये बात आप ट्रांसफर नहीं कर सकते टाइम, आपने बोलना है तो ठीक है, वरना मैं उधर। सर ये बात तो पूरे कर लेना बलूचिस्तान को। आप चेयर को तो ना बताएं ना प्लीज। आपने बोलना है तो आप बोलें, आपने नहीं बोलना है मैं उधर टाइम। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं अपने MQM के भाई को कहता हूं कि हम आपको सुन चुके हैं और सुन रहे हैं पिछले 20-25 साल से। मेरी अर्ज सुन लें। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुझे ये बता दें, यहाँ पे माशाल्लाह ये जो इस तरफ लेफ्ट से शुरू होकर वहाँ तक सारी हुकूमत में बैठे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, MQM हो, PTI हो। PTI खैबर पुख्तूनख्वा में है, पीपल्स पार्टी सिंध में और सेंटर में है, इसी तरीके से MQM और PMLN है। यहाँ पे कराची का बिजनेस के लिए, ये गैलरीज के लिए, खेलने के लिए इन्होंने तो ये तकरीरें कर ली हैं। मैं इन सब से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे बता दें, खैबर पुख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, ये मेरे सारे भाई PTI वाले भी, PMLN और पीपल्स पार्टी और MQM सब ने ऐसे वो जो क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं वो इन्होंने किया है, रोए हैं, आंसू ऐसे ही दिखाया है। मुझे ये बता दें, वजीर आजम साहब कितनी मरतबा वजीरिस्तान गए हैं, कितनी मरतबा पेशावर पे गए हैं, उन्होंने वहाँ पे कहाँ पे पूछा। और वजीर आला साहब से भी मैं ये पूछना चाहता हूँ, खैबर पुख्तूनख्वा के वजीर आला साहब से भी, कि आप कितनी मरतबा, आप मेरे भाई आप मुझे छोड़ दें ज़रा, वरना मैं हकीकतें छोड़ वो बोलना करूँगा ना। आप कहते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में, भाई उससे पहले जनरल शरीफ साहब जो थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने 2013 में वहाँ पे ऑपरेशन कर दिया था, साफ कर दिया था। आप लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी की यहाँ पे मीटिंग हुई थी, उसमें मैं भी बैठा हुआ था, और आप लोगों ने उसको वापस बुलाया उन लोगों को, फिर आधे ही रास्ते में छोड़ दिया सब कुछ। ऐसे तो नहीं होता ना। यहाँ पे रोजाना दहशतगर्दी होती है, कितने लोग शहीद हुए हैं। आपने ये कराची में, आपको कराची का खाली एक याद है, आपको DI खान नहीं याद, आपको बन्नू और करक नहीं याद। नो गो एरिया है, हालात खराब हैं। कोहाट का क्या हाल है यहाँ पे? बस मैं पुख्तून हूं, मैं, मेरा कोई ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूं, मेरी पहचान पाकिस्तान है। मुझे अफगानियों ने 200 साल पहले अंग्रेजों के साथ छोड़ दिया था। मुझे अफगानियों ने, अफगानिस्तान वालों ने एक वो रंजीत सिंह के पास छोड़ दिया था। उससे पहले पुख्तूनों की हुकूमत थी, गुजू खान की, अफगानिस्तान बना भी नहीं था। मेरी पहचान अफगानिस्तान नहीं है, मेरी पहचान पाकिस्तान है, और मैं पुख्तून कौम हूं। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो अफरीदी हो, जिनवारी हो, वो यूसुफजई हो, वो मुमंद हो, कोई भी हो। लेकिन सर ये नहीं है हम पाकिस्तानी है, हमें आप दीवार से ना लगाएं। मुझे फंड वंड की कोई परवाह नहीं है। फंड क्या है सर? आप फंड दे दें, हमें फंड वंड नहीं, हमें जिंदगी चाहिए। हमारे बच्चों को जिंदगी चाहिए,
हमारे बच्चों को स्कूल चाहिए, हमारे बच्चों को कॉलेजेस चाहिए, हमें जिंदा रहने दो, प्लीज हमें रहने दो। आप चाहे उसके लिए जो भी फैसला करना चाहते हो, इस वक्त तो आप आपस में लड़ रहे हो, आप कहते हो कि हमें हुकूमत दे दो, पीटीआई वाले भी कहते हैं कि आप हमें हुकूमत दे दो, नून वाले कहते हैं हमने कुर्सी छोड़नी नहीं है, पीपल्स पार्टी भी ऐसे ही है। तो मुझे बता देना मेरे भाई, हम लोगों का क्या गुनाह है? हमारे मस्जिदों का में नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा, हमारी बेटियां स्कूल और कॉलेज नहीं जा सकती, मदरसे नहीं जा सकती। हम जब जाते हैं पेशावर या मैंने 100 जगह पे अपना कार्ड दिखाना होता है और वो भी ब्लॉक हो जाता है बाज़ वक्त। अब तो ये भी डर लगता है। मुझे मेरे दोस्त कह रहे थे अफगानी तो नहीं हो, मैंने कहा अल्लाह ना करे, मैं तो मुझे गाली देते हो, मैं तुम्हें अफगानी लगता हूं? करो, आप मुझे धकेलो अफगानिस्तान की तरफ, लेकिन मैं अफगानिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा और मैं आपसे अपना हक, अपने मुल्क का हक लूंगा इंशाअल्लाह। मेरा सूबा पेट्रोल देता है, गैस देता है, मेरा सूबा बिजली देता है, मेरा सूबा आपको माइंस एंड मिनरल्स देता है। एमरल्ड जो आपने ट्रंप को लेके दिया है वो मेरा सूबा देता है और कोई सूबा नहीं देता। लेकिन मैंने सूबाइयत की तो बात नहीं की। मेरे तो दोस्त पंजाब के भी हैं, मैं तो फख्र करता हूं। मैंने तो कभी भी यही नहीं सोचा। आप लोग रोकते हैं, मेरे तो सारे फैमिली फ्रेंड्स भी पंजाबी हैं, कोई शर्म नहीं है यार। लेकिन आप लोग ये जो अगर आप, चाहे वो आपका प्रोफेसर हो जाए, चाहे आपका जर्नल हो जाए, चाहे आपका वो जज हो जाए, उसमें तो वो अगर आरआई हैं, वो जाट है, वो है, उसमें वो तासुन एक दूसरे को आप वो करेंगे। हम पठान तो ये नहीं करते, हमारे लिए आप काबिल कदर होते हो, हम इज्जत करते हैं। मेरे हल्के में ये आप स्पीकर साहब इनसे ये पूछेगा, हम आपको बिजली देते हैं, हम आपको गैस देते हैं, हम आपको माइंस एंड मिनरल्स देते हैं, ये खाली 65% क्या टैक्स, वो जो आपका वो एक कराची से वो जाता है, क्या कहते हैं, जहाजों की जरिए वो चीजें जाती हैं। ओ भाई, हम आपको हर चीज देते हैं। आप गैस बिजली ये नहीं होगी तो आप क्या हो गए? आप जो वो आपकी तो सारी आईपीपीज, आपका बोझ हमने सर पे उठाया हुआ है। अगर आपने इतने अरब डॉलर्स कर्जा लिए, खैबर पुख्तूनख्वा बलोचिस्तान पे आपने नहीं लगाया, आप लगाते हैं 2 जगहों पे, या सिंध में और या पंजाब में। कभी हमने उफ किया? हम कहते हैं नहीं यार खैर है, पेट्रोल महंगा करते हैं। हम आपके साथ, हम पाकिस्तान की इकाई के लिए, पाकिस्तान एक है और सब हम एक जैसे हैं, हम आपके साथ खड़े। तो यहां पे कौन से मैं बात कर रहा हूं, लेकिन क्या फायदा? वजीर आजम वजीर साहब नहीं है, आप टेररिज्म पे बात कर रहे हैं। स्पीकर साहब कितनी मरतबा इंटीरियर मिनिस्टर साहब और ये वो सब आए। अब तलाल चौधरी साहब मेरे भाई चले गए, मैं उनको बात करता ना। पाकिस्तान के लिए तो हम खड़े, मैंने तो गालियां भी खाई हैं और खा रहा हूं। इसी महंगाई के लिए, मैं महंगाई और अपने इस हकूक के लिए मुझ पे नैब, FIA हर चीज चलाया गया। मैंने तो कभी भी सर पाकिस्तान के खिलाफ, मैं इलेक्शन मैं भी हारा हूं यार, मैं भी हारा था 2013 में। जब मैंने तो ये नहीं कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, नहीं, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान जिंदाबाद। इलेक्शन हारते हैं, जीतते हैं। मैंने कभी GHQ पे, कभी सुप्रीम कोर्ट पे, कभी जज को उसको गाली नहीं दी। हां, मैं ये जरूर बात करूंगा कि पाकिस्तान के गरीब बच्चे के लिए आप तो आटा और बिजली नहीं देते, लेकिन यहां पे जजेस, जनरल, सर मैं तीसरी मर्तबा मैंने बनाऊं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बात बता दूं अल्लाह के सामने, सारे ये कहते हैं अल्लाह के नाम, ना मेरी बेटी ना मेरे बेटे कब्र में मेरे काम नहीं आएंगे। मैं उनके लिए हराम का काम और गलत काम नहीं करूंगा। ये मेरे अक्सर PTI वाले भाई और भाई भी बहुत वो करते हैं। मैं कहता हूं जो बंदा पाकिस्तान की अवाम का फंड खाएगा, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करेगा, जो कि
और ये भी बता दूं, ये ऐवान बैठी है वहां पे देख ले, मैंने कोई वोट भी खिलाफ नहीं डाला था। हाँ, मैं बिल्कुल आवाज के लिए वो करता हूं। मेरे मुताबिक अगर कोई पाकिस्तान के साथ, अपने अवाम के साथ और अवाम का फंड या वो अपने वो बनाए तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं हो सकता। मेरा वही जायदाद है जो मेरे बाप दादा का है, और वो वही है जो पाकिस्तान से पहले का है, पाकिस्तान के बाद कुछ भी नहीं बना। मुझे क्या आप, मैं सब यहां पे बैठा हूं, मैं सबसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं आप लोगों ने पेट्रोल पंप कैसे बनाए, आपने कारखाने कैसे बनाए, आपने ये लैंड क्रूजर और ये कैसे बनाए, आप बता सकते हैं? मैं तो सोने के चमचे के साथ पैदा होकर स्टील के चमचे पे आ गया हूं। आप मुझे बताएं, स्टील से आप कैसे सोने पे चले गए? थोड़ा सा आप अपना वो तो बता देना। मैं तो बता देता हूं, मैं एक रुपए का वो दूंगा कि ये कोट कहां से आया है, ये जूते कहां से आए, आप मुझे बता सकते हैं? पाकिस्तान की अवाम को खुदारा बेवकूफ ना बनाए। स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, आई एम सॉरी, मैं इसलिए कहता हूं कि पेशावर में रोजाना खुदकुश बमबार होते हैं और खुदकुशियां होती हैं। वहां पे आपको पता है जब एपीएस का वाकया हुआ था तो उसमें मेरा रिश्तेदार, वाइंड अप करें, मेरा रिश्तेदार बच्चा, वो एक इकलौता बेटा था, उसको यहां पे और यहां पे गोलियां लगी थी। और सर कितने बच्चे शहीद हुए थे। आज क्या फिर आप रिपीट करना चाहते हैं? आप एक दूसरे को बॉल फेंक दें। वो वफाक कहती है सूबा इख्तियार करे, सूबा कहते हैं ओ भाई मेक अ डिसीजन, नहीं ले सकते हो छोड़ दो, जाओ घरों में बैठ जाओ। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अवाम कहते हैं, हम अपने पाकिस्तान की फौज के साथ कर रहे हैं, लेकिन अपने जनरल साहब को भी कहते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। असद न्याजी साहब। जनाब स्पीकर साहब, शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। और मेरे जो ऑनरेबल भाई जिन्होंने ये बात की सानिया के बारे में, वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, ताकि मैं उनको हर जो बात उन्होंने की मैं हर चीज़ का जवाब उनको देता। लेकिन सबसे पहले जो ये सानिया हुआ, मुझे इसका और हमें सब लोगों को जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं और पूरे पाकिस्तान को इसका दुख है, और ये नहीं होना चाहिए था। और जब ये सानिया हुआ तो 10:17 पे सर मेरे बिल्कुल हल्के के साथ है, मैं उधर पहुंचा था, उस वक्त कोई लोग उधर मौजूद नहीं थे, और मैंने अपनी आंखों से चंद एक चीजें देखी हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, इसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। लेकिन मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाऊंगा कि कराची में 1978 में जो पहले की सियासत थी, 1978 के अंदर वहां पे एक आदमी अपनी एक जमात बनाता है जिस जमात का नाम MQM है। और जनाब स्पीकर, ये हम सब से जो भी ऐवान में बैठे हैं, ये ढकी छुपी बात नहीं है कि उसने इस कराची के ऊपर कितने जुल्म किए। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर सामने बैठे हैं, शायद इनका कसूर ना हो, बट जिस तरीके से वो कंट्रोल करता था, सेक्टर कमांडर्स जो उसने पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी, इनकी इतनी खास वैल्यू नहीं थी। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जानबूझ के तबाह किया गया। मैं उस एरिया से इलेक्ट हुआ हूं जनाब स्पीकर
जहां पे एक जगह है जिसका नाम है TP2। वो एरिया 300 एकड़ के ऊपर वो जगह है। वो जगह एक्चुअल थी जहां पे कराची का वाटर का वो बनना था और वहां से सप्लाई होना था। वहां पे जानबूझ के बस्ती बना दी गई। इसी के साथ जनाब स्पीकर, सात आजम बस्ती है जहां पे एक नाले के साथ ऊपर पूरी बस्ती बना दी गई। आज वहां पे खुदा ना करे कोई आग लगती है, कोई गाड़ी नहीं जा सकती। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझ के तबाह किया गया और उस एक बंदे ने तबाह किया। आज ये अल्लाह ताला का करम है कि मैं लाइंस एरिया में जाता हूं, आप किसी से पूछ लें, मेरे साथ एक गार्ड नहीं होता सर, और मैं लाइंस एरिया में घूमता हूं। अगर मेरे साथ गार्ड होगा तो मैं अपने एरिया को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूं? आप उनसे पूछ लें लाइंस एरिया से, मैं अपने पूरे इलाके में बगैर गार्ड के जाता हूं। लेकिन जो ये सानिया हुआ, इस सानिया के ऊपर जो हमारे एक ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि करप्ट गवर्नमेंट देश देश देश, मैं इस बात को कंडेम करता हूं और ऐसी जबान इस ऐवान में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमारे पास भी बहुत से अल्फाज हैं कहने के लिए। जो इनका जो लीडर पहले था जिसने बहुत कुछ कहा, लेकिन आज इन्होंने सही राह पे आके ये कहा कि हम आपके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, एक ऑनरेबल बहुत सीनियर मेंबर है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने कहा आवाज उठाओ, कराची बचाओ। मैं उनको कहता हूं यह गलत बात है। आओ बैठो और कराची को बचाओ। यहां बैठ के, यहां तकरीर करके, ये करके मैंने एक चीज नहीं सुनी कि उन्होंने आगे का लाए अमल क्या बताया है। उन्होंने ये बात कही, कराची पैकेज का जो गवर्नमेंट से वो बात कर रहे हैं, क्या उसका उनके पास कोई प्लान है? कोई प्लान नहीं है। वो हमें कहते हैं कि आपने कराची का कोई प्लान नहीं दिया। हमने तो 3 साल में क्या प्लान देना है? हम तो 3 साल में जो पिछले 37 साल का वो है, हम तो उसको ठीक कर रहे हैं। और जनाब स्पीकर, उन्होंने कहा कि सीएम वहां पे मौजूद नहीं था, मेयर वहां पे मौजूद नहीं था। उसी रात वो वहां पहुंचे और उसके बाद जो कमांडर होता है उसका कोई मौके पे जाना जरूरी नहीं होता, उसका अपनी सीट पे बैठ के अपनी कमांड एंड कंट्रोल से लोगों को, लेकिन वो इतनी तंग जगह है और इतनी ट्रैफिक थी, बिकॉज उस दिन सैटरडे था और उसके साथ काफी फूड स्ट्रीट्स हैं, तो इतनी तंग थी कि गाड़ियों का जाना बहुत मुश्किल था। और अगर सीएम भी उधर पहुंच जाता और दूसरे लोग भी वो वहां पे बैठ के वो कर रहे थे। नेवी को मोबिलाइज किया, आई वाज पार्ट ऑफ दैट, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट सर। और नेवी ने और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने वहां पहुंच के इसको कंट्रोल किया। जनाब स्पीकर, मैं यहां रिकॉर्ड का ये हिस्सा बनाना चाहूंगा कि इनके लीडर ने, जो इनका लीडर अभी नहीं है, उसने अपनी एक किताब लिखी, माई लाइफ जर्नी, द अर्ली डेज 1966 से 1988। उस किताब में पढ़े उसने क्या लिखा है। कराची को जानबूझ के जवान नस्ल हाथ से कलम लेके उनके हाथ में बंदूक थमा दी गई। जनाब स्पीकर, उसने जो सियासत की वो मजहब, कौमियत और रंग की बुनियाद पे उसने सियासत की। आज अगर उन्होंने कहा कि सीएम ने, सिंध ने और गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, सर मैं ये समझता हूं कि जो सीएम और जितनी चीफ मिनिस्टर, हाँ वो गवर्नर साहब भी गए, मैं उनकी भी तारीफ करता हूं, वो भी वहां रह के गए, उन्होंने किया, बहुत अच्छा काम किया।
हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब उधर रहे, आईजी वाज देयर, आई हैव सीन माई सेल्फ, मेयर वहां पे थे, और उन सब ने जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बनाई है, उन्होंने पूरे जो ताजरान थे उन ताजरान के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, विच इज ऑन रिकॉर्ड, कि हम ये चीज इन खानदानों को देंगे। और इंशाअल्लाह सर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये उनके हर उस आदमी के साथ हम बराबर के शरीक हैं जो वहां पे शहीद हुआ है या जिनका नुकसान हुआ है या जो गैब हैं। हम इंशाअल्लाह उनके साथ खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। वसीम हुसैन साहब जी, टाइम की पाबंदी कीजिएगा, अभी बहुत और नाम है सर। इंशाअल्लाह 15 मिनट से, मैं 3 मिनट से आगे चौथा नहीं होगा। प्लीज मसला प्लीज हल नहीं होगा, मसला नहीं, आप हल करें सर। बहुत कम चूजे को कूजे में बंद करें, आप जल्दी करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं चंद गुजारिशात आपके सामने और इस ऐवान के सामने रखना चाहूँगा कि आज जो गुफ्तगू का महवर है वो गुल प्लाजा के अंदर लगने वाली आग और जिस तरीके से जो सानिया हुआ है उसके ऊपर गुफ्तगू करने का मौका मिला है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बहैसियत एक मुसलमान, हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान का काम है हुकूकुल इबाद अदा करना। और अगर हम हुकूकुल इबाद अदा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हुकूकुल अल्लाह माफ़ कर देगा, अगर हुकूकुल इबाद अदा हम नहीं कर पाए तो फिर अल्लाह भी हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। ये हमारा एक ईमान का तकाज़ा है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, मेरे बहुत सारे कुलीग्स ने बहुत सारी पॉलिटिकल बातें भी की, पॉइंट स्कोरिंग भी की, अपने नंबर बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी गुफ्तगू की कि शायद मेरे आइंदा का टिकट भी पक्का कर लूँ। इस तरह की गुफ्तगू होती है, हम भी करते थे। हम लंदन वालों को खुश करने के लिए बहुत यहाँ पे उधम दाड़ मचाते थे। तो ये अपने आप को फ्लैशअप करने के लिए, अदाकारी करने के लिए ये करना पड़ता है। सब जो करते हैं सेवान में, तो उसका भी जवाब दे देता हूँ। तो अभी गुल प्लाजा की, मैं सिर्फ इस गुल प्लाजा के ऊपर ही रहूँगा। मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, शायद अगर ये आग गुल प्लाजा में नहीं, मेरे मुंह में खाक इस ऐवान में लग जाती, सुप्रीम कोर्ट में लग जाती, ऐवान सदर में लग जाती, वजीर आजम हाउस में लग जाती, गवर्नर हाउस में लग जाती, सीएम हाउस में लग जाती, तो क्या भी इतनी देर लगती? तो क्या भी इतनी देर लगती? आग बुझाने के लिए इतनी देर लगती? नहीं, क्योंकि वहां गरीब के बच्चे थे, दुकानदार थे जो टैक्स देते हैं, जिनके टैक्स के पैसे से पाकिस्तान की मईशत का पहिया चल रहा है। असद साहब, जरा मैं आपकी भी तवज्जो चाहूंगा। तो ये आग अगर उधर लगती तो क्या इसी तरीके से इतनी देर में पहुंचते? नहीं, इसका जवाब ये नहीं होता। फौरी तौर पे पूरी की पूरी पाकिस्तान की इंतजामिया, आर्मी चीफ समेत सब की सब हेलीकॉप्टर लग जाते, आग बुझाने की मशीनियां लग जाती। ये जो इतने लोग दुनिया से चले गए, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, क्योंकि मेरा इस सानिये में मेरा भी एक फैमिली कजन उस वाकये में शहीद हुआ है। खुदा की कसम, किस कर्ब, किस अजियत से उसके घर वाले गुजर रहे थे। आप और मैं यहां इस वक्त मौजूद हैं। आप सोचें थोड़ी सी देर में के लिए इस ऐवान में बैठे हुए तमाम की तमाम लोग, क्या आप वहां खड़े हो और आपका भाई, आपका भतीजा, आपकी मां, आपकी बहन अगर चल रही हो तो आपके दिल में क्या गुजरेगी?
कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब मैं 3:30 बजे हैदराबाद से निकला, मैं वो टीवी चैनलों पे देख रहा था, एक टिकटॉक मैंने देखा कि वो कह रहा अपने घर वालों को कि मुझे माफ कर देना, मैं नहीं बच सकूंगा। मैं मैं बहैसियत मुसलमान कौन सा मुसलमान हूं मैं, अगर मैं इंसान की जानें नहीं बचा सकूंगा। और फिर वो एक वहां की यूनियन के प्रेसिडेंट, उनका बयान में सुन रहा था कि अरबों रुपए का नुकसान हो गया जान। अरे भाई, किसकी जिम्मेदारी थी? एसोसिएशन चलाना किसकी जिम्मेदारी है? दुकानें जब बन रही थी किसकी जिम्मेदारी थी? सब खामोश थे। एसबीसीए के हमें नहीं पता। मैं आज इस फ्लोर से और किसी से नहीं, मैं मुतालबा करता हूं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अरे मेरे एक दोस्त ने, मेरे एक फाजिल माशाल्लाह मोजिज मेंबर ने आइंदा की 5 साल की टिकट पक्का करने के लिए इतने आगे निकल गए, वो भूल गए। अरे भाई, तुमने जिस अल्ताफ हुसैन का जिक्र किया, अरे तुम ही तो जाके उसको हलीम खिलाते थे, तुम ही जाके हजरत टोपी पहनाते थे। जिस अल्ताफ हुसैन के गार्ड का तुम जिक्र कर रहे हो, अरे वो गार्ड तो दुनिया से चला गया। मोजिज मेंबर ने ये नहीं बताया कि जब वो बन रहा था तो उस बनाने में किस किस की लड़ाई हुई थी, ये भी तो बताएं। आप भी तो पार्टी थे, जब वो कब्जा कर रहे थे तो आप भी पार्टी थे, ये भी तो बताते भाई। मुनव्वर भाई गलत तो नहीं कहा, ये भी तो बताते। दूसरा भाई, गोगा का जिक्र तो आ गया, अली मुराद भाई गोगा का जिक्र आ गया। अरे भाई, इसके साथ सलामुल्लाह टीपू का भी जिक्र करते थे, सलामुल्लाह टीपू का जिक्र भी करते थे। अरे अली सुनारे का जिक्र भी कर देते, अरे उज़ैर बुलोच रहमान डकैत का भी जिक्र कर देते। अच्छा रहता जिनको पर्चियां दे दे के, जिनकी घरों से अगवा करते थे, भत्ता लेते थे, उसको किसने ऑन किया था? आप ही के वजीर दाखिला जुल्फकार मिर्जा साहब ने ऑन किया था। लाइसेंस टू किल दिया था, अपना बेटा कहा था। अरे भाई, 3 लाख असला दिए था, किसके लिए? कराची की आवाम पे टैक्स के जो पैसे देते उनसे भत्ते लेने के लिए। इसका जिक्र कर देते तो अच्छा रहता। अरे बहुत सारे नाम हैं, मैं तलखी में नहीं जाना चाहता। मुझे अपने 5 साल की परवाह नहीं है कि मुझे 5 साल बाद, ये अपने 5 साल का टिकट पक्का कर रहे थे, मुझे नहीं परवाह। अरे भाई, मैं अपने हलके की आवाम के लिए जीता हूं भाई, और मैं आपसे भी यही दरखास्त करूंगा। शुक्रिया। अभी एक जिक्र हुआ, आखिरी जिक्र हुआ भाई, मलीर की सीट तो कंफर्म है, नाज़माबाद की फिक्र करो, ऐसे ही कहा ना, सबने सुना ना भाई। अरे भाई, मैं तुमसे बोल रहा हूं, अरे हम अपने कराची की हिफाजत कर लेंगे, हैदराबाद की हिफाजत कर लेंगे। अरे तुम अंदूर सिंध की सीटें बचाओ भाई, हमारा मुंह मत खुलवाओ कि टीवी पे बैठकर अरे मनाजरे की बात कर रहे हो, मनाजरे की बात करते हैं बैठ के कि अंदूर सिंध में क्या हुआ है। अरे हैदराबाद कराची में तो लोग निकले हैं। अरे वहां पे हमने बुके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नहीं दी थी अंदर सिंध में। ऐसी बातें ना करो कि फिर पूरी सब सुने, इतनी सच बोलो जितना बर्दाश्त कर सको। मैं आखिर में डिप्टी स्पीकर साहब आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मिल के काम करें। जिसका जो हक बनता है, आप जिसका जो हक बनता है पाकिस्तान के चारों सूबे में उसका राइट मिलने चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर आदमी, कराची सबका, कराची का कोई नहीं। अरे अगर कराची को ऑन कर रहे हैं, ओ भाई ये जो टैक्स जो पैसे लग रहे हैं ना कराची में, अरे भाई वो सिंध के
कराची के 8 डिस्ट्रिक्ट और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है उससे कराची में लग रहे हैं भाई। अरे भाई दादू का पैसा नहीं लग रहा कराची में। शुक्रिया, शुक्रिया जनाब बस अब मौका दिया वाइंड अप करने का, प्लीज जी माइक खोलें वसीम साहब। इसका हल सिर्फ यही है, जो जिसके जायज जो हुकूक हैं उसको मिलने चाहिए। हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, बस सही, आपका पॉइंट हम आ तो गया। कह रहे ठीक है। हैं जिस ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। हमीद हुसैन साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मशकूर हूँ टाइम देने का। सर, अफसोस की बात मैं ये करूँगा कि जिस काम के लिए एक आज की कार्रवाई मुअत्तल की गई थी वो सारा छोड़ के बात सियासत पे आ गई है। लेकिन ये भी अभी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि टाइम दिया गया। सर आप देख ले इनकी कितनी बंदों ने बात भी की है। अभी हम जो रिक्वेस्ट कर रहे थे अभी हम ही बोलने दो। हमने भी इसी के लिए आप लोगों को का साथ दिया था कि हम भी बात करें। सर मैं समझ नहीं रहा कि मैं अपनी कहानी किधर से शुरू करूं और किधर ख़त्म होगी। जब से ये असेंबली महाराज वजूद में आई है सर, मैं एक ही सदा बुलंद कर रहा हूं कि अमन अमन अमन, खुदारा हमें अमन दे। लेकिन अफसोस वो इलाका जो तकरीबन 8 लाख आबादी पे मुश्तमिल है, आज एक जेल की हैसियत से वो इलाका नजर आ रहा है। एक जेल की हैसियत है उस इलाके की, 8 लाख की आबादी कैद है उसमें और कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं। 1.5 साल से मैं इस रोड की बात करता आ रहा हूं, कोई शनासाई नहीं है, कोई हमारी बात पे कान नहीं धर रहे। पूरा पाकिस्तान तमाशाई बना हुआ है। उधर के हालात, जिस तरह कैद में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, उसी तरह अपने इलाके में जाते हुए इजाजत लेनी पड़ती है। 2 घंटे के लिए रोड खोल दिया जाता है, उसके 1 मिनट बाद अगर जनाजा भी आता है तो उधर ही कड़ी कर देते हैं गाड़ी को। वो जनाजा अगले दिन 2 घंटे का इंतजार कर रहेंगे। इंसानियत सोज वाकयात हैं उधर के। और साथ ही ऐसा इलाका जो एक जेल की हैसियत है, उसमें ऑपरेशन के नाम से जो कार्रवाइयां जारी हैं, पूरे इलाके को अल्टीमेटम दिया जाता है कि 12 घंटे में इलाका खाली करो। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा ऑपरेशन है जिसमें वो कहते हैं कि 12 घंटे में खाली करो? किधर जाएं लोग? वो गरीब लोग जिनके पास रात को खाने का रोटी नहीं होती, उनको निकाला जाता है। और ये बार बार ये कहा जाता है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन
कल को देंगे तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो जो कराची का वाक़या हुआ है गुल प्लाजे का, मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, इसको हमने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का जरिया नहीं बनाना। दिस इज एन अकरेंस विच कुड हैव गॉड फॉरबिड हैपेंड इन लाहौर, पेशावर, क्वेटा, फैसलाबाद और इस्लामाबाद, एनीवेयर। ये हमारे माशरे का अलमिया है कि एक वाक़या होता है, इस ऐवान में हम उस पर चीखते चलाते हैं, मीडिया उस पर 2 रोज ब्रेकिंग न्यूज़ चलाता है और तीसरे रोज उसको हम भूल जाते हैं एक नए हादसे होने तक। ये जो हमारे कराची में रहने वाले पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, सबसे पहले तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके जो लवाहिकीन हैं अल्लाह उनको सब्र जमील दे। और उसके साथ साथ मैं बतौर मेंबर कौम असम्बली, क्योंकि मैं भी एक वक्त में हुकूमत का हिस्सा रहा और आज भी एक लिहाज से सूबाई हुकूमत होने की वजह से हुकूमत का किसी ना किसी तरीके से हिस्सा हूं, अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ है कि अल्लाह जहां हमारी कोई कोताही है, जहां हम कोई लेजिस्लेशन पास कर सकते थे, कोई इंतज़ामी फैसला कर सकते थे, और अगर हमारी किसी कोताही की वजह से ये आग फैल गई या ये ना फैलती, अगर हम बर वक्त फैसले कर लेते, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन अब इस वाक़े से स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं। मैं 2 मिनट बात आपने खुद ही कहा, आपसे तवज्जो इस बात पे चाहता हूं कि एक तो उस सूबे में आपकी हुकूमत रही है पिछले तकरीबन 17 या 18 साल, तो जो बातें एक फाजिल मेंबर ने की हैं अपनी जगह दुरुस्त होंगी, लेकिन 18 साल मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब काफी टाइम होता है बिल्डिंग कोड्स को बनाने के लिए। आज से हमें काम शुरू करें कि जिन लोगों ने इस बिल्डिंग की एनओसी दी थी, जिनका काम था इसको चेक करना, इसकी जुडिशल इंक्वायरी तो हो, लेकिन साथ में उस जुडिशल इंक्वायरी के बाद हम आगे के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाएं। 1911 में न्यूयॉर्क में शर्ट वेस्ट फैक्ट्री में 140 मजदूर आग की वजह से जल गए थे। सिर्फ 3 साल के दौरान, स्पीकर साहब, सिर्फ 3 साल के दौरान न्यूयॉर्क स्टेट जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने 30 लेबर लॉज बना दिए। उस वाक़े को 1911 वाज मोर देन 100 इयर्स अगो इन अमेरिका। 100 साल पहले वाक़े की बात कर रहा हूं। आज हम जो काम करेंगे वो कौमें वैसे ही नहीं दुनिया पे वो हुकूमत कर रही, चाहे जैसे भी कर रही, वो उन्होंने कानून बनाया, फायर फाइटिंग ड्रिल्स बनाए, स्प्रिंकलर्स जो मशीन्स होती हैं जो पानी फेंकती हैं वो बनाए, कोड्स बनाए कि कौन सी बिल्डिंग कैसे बनेगी, और तब तक एनओसी नहीं होगी जब तक फायर इक्विपमेंट नहीं होंगे, उसके फायर एक्सटिंग्विशिंग का निजाम नहीं होगा, फायर ड्रिलिंग के लिए क्या तरीकेकार होगा और सेफ्टी के लिए क्या तरीकेकार होगा। आज आप देख लीजिए, सिर्फ 1 मिनट और, हमारे मुल्क में एक बहुत बदकिस्मत वाकया हुआ। हमारी हुकूमत थी, मरी में स्नो में लोग मर गए थे, शहीद हो गए थे। मुझे स्पीकर साहब मौका मिला बतौर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मेरे पास पीएम ग्रीवेंस विंग भी था, मैं जहां जहां वो शहीद थे मैं उनके घरों में गया हूं, पंजाब में भी गया, हमारे सूबे में भी था उस साइड पे। उसके बाद क्या मरकज में या सूबों में स्नो के लिए कोई पॉलिसी बनी है? यह भी इस साल पंजाब में फ्लड्स में बहुत लोग शहीद हो गए हैं, हमने भी तनकीद की, सिंध से भी साथियों ने की, पंजाब के साथियों ने डिफेंड किया। क्या पंजाब में किसी को तौफीक हुई कि उस